नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24/7 देख रहे हैं आप। 2024 के लोकसभा चुनाव से ओपी राजभर और जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने के कयासों पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। प्रयागराज पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ओपी राजभर और जयंत चौधरी के अलावा भी कई राजनीतिक दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव से पहले आ रहे हैं। सुरेश खन्ना ने कहा कि जो लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विश्वास रखेगा, भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत होगा। जयंत और राजभर को ज्वाइन कराने की तैयारी है। क्या है? ये कहा जा रहा है कि जो भी की जो तारीख है ना, जो भी मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों में विश्वास करेगा, पार्टी उसका स्वागत करेगी। आ रहे हैं दोनों लोग। कौन? जयंत चौधरी और राजभर। बहुत से लोग आ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को, जब पत्रकारों ने सवाल किया कि जयंत चौधरी और ओपी राजभर वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी मोदी और योगी के नेतृत्व को स्वीकार करता है उनका पार्टी में स्वागत है। और जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वास्तव में वो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत लोग आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जो है वो तेज है कि जयंत चौधरी को लेकर खासकर सुगबुगाहट इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि जयंत चौधरी को अपना अब अस्तित्व बचाना है। जयंत चौधरी को अपने पार्टी को बचाना है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आना। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सदस्यता रद्द ना हो पार्टी की, इसको लेकर जयंत चौधरी पूरी कमर कस रहे होंगे कि भाई उनकी पार्टी की सदस्यता ना रद्द कर दी जाए, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्थिति है इस वक्त, उस स्थिति को देखते हुए भांपते हुए अगर जरा से भी चूक होती है तो पार्टी की सदस्यता भी सवालों के निशान पर आ सकती है, सवालों के घेरे में आ सकती है और हाशिए पर आ सकती है। तो जयंत चौधरी ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अब यहाँ पर पूरे समीकरण की हम बात कर लें तो समीकरण की बात करते हैं तो देखा जाए तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छी छवि के मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उनका परसेंटेज काफ़ी हाई है और नेताओं से, कि अगर कोई भी अगर चुनने की बात हो तो योगी आदित्यनाथ को ही लोग चुन रहे हैं अभी भी। तो ऐसे में साफ छवि और वोटों के परसेंटेज के हिसाब से भी उनका जो दबदबा है वो काफ़ी ऊपर है। तो और हम बात कर लें सपा की, तो सपा के साथ ये है कि सपा अब थर्ड फ्रंट फर्स्ट फ्रंट जो भी लोग बना रहे हैं, अब फ्रंट के हिसाब से अगर सपा खेलना चाहेगी तो सपा के लिए क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि सपा से भी कई लोग अगर ओपी राजभर भी इस ओर आ जाते हैं बीजेपी की ओर तो काफ़ी मजबूती मिल सकती है निषाद और राजभर समाज से। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सपा को अगर झटका लगेगा तो उसका नुकसान जो है वो आरएलडी को हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ सीटों के बंटवारों को लेकर है। रोहित अग्रवाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आरएलडी से हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, और भी हमारे साथ बीजेपी और सपा के नेता भी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे। रोहित अग्रवाल जी, स्वागत है HN में आपका। रोहित अग्रवाल जी, ये सुगबुगाहट तेज हो रही है कि अब जो है बीजेपी में शामिल हो सकती है आरएलडी, और ये भी कहा जा रहा है कई मंत्रियों की बातचीत भी हो चुकी है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर अब जो सपा के साथ आप लोग चलते आए हैं उन्हीं के साथ आप जाना पसंद करेंगे? कोई प्रश्न ही नहीं उठता है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक जन विरोधी पार्टी साबित हो रही है। आप देखिए, महंगाई चरम पे है, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, एमएसपी की मांग कर रहा है। एमएसपी की मांग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुप है। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन होने के बाद उन्होंने वादा किया था, खुद स्वयं वादा किया था और स्वयं के वादे से पीछे हट गए। 700 किसानों की शहादत हुई, उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल कैसे जाएगा? राष्ट्रीय लोकदल तो ये मानता है
कि वो किसानों के प्रति समर्पित पार्टी है। किसानों के लिए हमने निरंतर काम किया है, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी हो, चाहे माननीय जयंत चौधरी जी हो। हम लोग निरंतर किसानों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। जब आजाद भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उसको कुचलने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, तो ऐसी स्थिति में भी हमने उसमें कहीं ना कहीं रोकने का काम किया। हमने कोशिश की, चौधरी अजीत सिंह जी ने स्वयं फोन किया राकेश टिकैत जी को और उनको हिम्मत दिलाई और वो आंदोलन बचा। उसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा, प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी और तीनों काले कानून वापस लिए। आज महंगाई चरम पे, आज टमाटर का क्या भाव है? आप बताइए टमाटर का क्या भाव है आपके यहाँ? आज आप उत्तराखंड की स्थिति देखिए, उत्तराखंड के अंदर जब देखो तब बाढ़ आ जाती है ना। आप मतलब भारतीय जनता पार्टी की निरंतर सरकार चलती चली आ रही है, भारतीय जनता पार्टी कुछ करने को ही नहीं तैयार है। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, कोई जिला बाढ़ प्रभावित है, कोई जिला सूखा से परेशान है। तो आप उसके लिए कोई ऐसी योजना ही नहीं बना पाते हैं कि उन जिलों को जोड़ के आप कहीं पे पानी का एक सही इस्तेमाल कर पाए। तो आपने किया क्या है 9 साल में? 9 साल में सिवाय जुमलेबाजी के आपने कुछ नहीं किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है किसी भी तरीके का। ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है। रोहित भाई, आपने ये कमियां हैं, चलिए अच्छी बात है, कमियां आपने गिनाई, ये कमियां हैं उत्तराखंड में भी आपने गिनाई, उत्तर प्रदेश में भी गिनाई, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं लगातार। जब भारी बारिश होती है तो यहाँ पर कांग्रेस का कभी कभार उत्तराखंड में रहता, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तब भी बाढ़ की स्थिति रहती है। आप अगर बात कर ले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी यही थी। ऐसे में बात कर ले किसानों की, उस समय भी दुर्दशा ऐसी ही थी। तो फिर आप लोग तो फिलहाल आप लोग किसानों को ज़्यादा साधते हैं और किसानों की ही राजनीति करते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव से कैसे आप लोग की ट्यूनिंग बैठ जाती है, जबकि उनके समय में भी जो चीज़ें आप बता रहे हैं वैसे उनके समय में भी थे। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बेहतर हो गया था उनके समय में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो ऐसे में उनके साथ ट्यूनिंग कैसे बैठ जाती है आप लोग की? देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी महंगाई पहुंच गई। जब प्याज के रेट बढ़े थे तो आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार बदल गई थी केंद्र की और उस पे आवाज उठती थी। 350 रुपए का सिलेंडर था, 10 रुपए बढ़ जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर को सर पे रख के घूमना शुरू कर देती थी। आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। आज आप टमाटर, मिर्चा, हरी धनिया, ये जो फ्री मिलता था, हरी धनिया और मिर्चा, आपको सब्जी आप खरीदते थे तो फ्री में डाल देता था आपके पैकेट में। आपको नहीं चाहिए होता था तब भी वो डाल देता था फ्री में। आज वो 900 रुपए किलो है धनिया। आज मिर्चा, हरी मिर्चा 250 रुपए किलो है। आज टमाटर का भाव 150 रुपए किलो से ऊपर है। आज प्याज का भाव 90 रुपए किलो है। तो आप बताइए एक आम आदमी कैसे सब्जी खाएगा? आम आदमी अपना घर परिवार कैसे पालेगा? इतनी महंगाई कभी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ जुमलेबाजी करते करते ना जाने कब कितनी इतनी महंगाई आ गई। जैसे आपने बाढ़ की बात की, तो कभी भी बाढ़ आती थी तो उसके लिए राहत पैकेज अनाउंस होता था, राहत पैकेज के अंदर काम होता था, धरातल के ऊपर कहीं ना कहीं वो राहत जनमानस तक पहुंचती थी। उन जनमानस को रेफ्यूजी कैंप में ले जाया जाता था, वहां पे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, साफ पानी की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था की जाती थी, वापस पुनर्स्थापित किया जाता था। आज तो सरकार ने आपको अपने ऊपर छोड़ दिया है कि आपको जहां जाना है, जहां रहना है, जैसे रहना है रहिए। सरकार आपके लिए कर क्या रही है? क्या राहत पैकेज दिया है? उत्तराखंड के अंदर आज बाढ़ की स्थिति है, बताइए क्या राहत पैकेज दिया है सरकार ने? आप खाली बातें करके पेट नहीं भर सकते ना, आप खाली इस चीज पे पेट नहीं भर सकते। भारतीय जनता पार्टी का क्या कल्चर हो गया है? गर्मी ज्यादा है, बिजली कटौती हो रही है, बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो इंतजार करते हैं गर्मी खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बिजली का कंजम्पशन कम होगा और अपने आप वो वापस राहत आ जाएगी। और हर साल दर साल ही वो यही स्थिति क्रिएट करते चले जा रहे हैं। अब बारिश ज्यादा है, बाढ़ की स्थिति क्रिएट हो रही है तो इंतजार करते हैं कि बारिश का मौसम 2 महीने में खत्म हो जाएगा, जब तक हाय तौबा विपक्ष करता रहेगा तब तक हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप जाड़ा आता है तो वहां पे फिर आप स्थिति देखिए कि फॉग की इतनी बुरी स्थिति आती है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है। दिल्ली के आसपास एनसीआर के इलाके के अंदर लोग सांस नहीं ले पाते हैं जाड़े के अंदर। आप उसको भी किसान की पराली के ऊपर डाल के आप वहां से भी निकल जाते हो। तो आप खाली तो कब तक मैनेजमेंट करते रहोगे? वो तो केजरीवाल डालते हैं ना कि पराली ना जलाएं, ये सब ना करें। लेकिन एक जो आ रहा है, देखिए रोहित भाई, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अगर बाय द वे अगर आप लोग का परफॉर्मेंस सही नहीं होता है सपा के साथ, क्योंकि अगर हम बात करें एक चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ का चेहरा काफ़ी पसंद किया जा रहा है, ठीक है, और ऐसे में अगर आप सपा के साथ जाते हैं और आप लोग का परफॉर्मेंस सही नहीं होता है, सीटों के बंटवारे में बात हो रही थी कि आपको 4 सीटें दी जा सकती हैं सपा के द्वारा, तो ऐसे में पार्टी के ऊपर भी फिर
एक कह सकते हैं ना कि उनकी भी सदस्यता रद्द होने की हो सकती है, तो उसको लेकर भी ये है कि एक दबाव है आपके ऊपर कि कहीं पार्टी की सदस्यता ना रद्द हो जाए, इसलिए भी बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी का भी होल्ड ठीक है, तो अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो आप लोगों की जो मोनोपोली है वो भी सही हो जाएगी। देखिए, हमारी सीटों का कोई झगड़ा नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ, और यहाँ पे लेने और देने का कोई मतलब नहीं होता है। हम राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, और ऐसी स्थिति में हम एक गठबंधन करते हैं। वो गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है कि हम उनके जिस मुद्दों से सहमत होते हैं उन मुद्दों को लिख लिया जाता है, जिन मुद्दों से वो सहमत होते हैं उन मुद्दों को लिख लिया जाता है, और एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो ये कहना कि नहीं जी वो 4 सीटें देंगे, वो 5 देंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये बेईमानी है। जो जहां पे मजबूत होता है, जब गठबंधन करते हैं तो बड़ी ईमानदारी से गठबंधन होता है। एक गठबंधन एक तरीके का विवाह है कि जब आप विवाह करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है, तो गठबंधन भी आप करते हो तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है। उस ट्रस्ट के अंदर आप ये कोशिश करते हो कि जहां पे हम मजबूत है वहां पे हमारा सिंबल चुनाव लड़ेगा, जहां पे आप मजबूत हो वहां पे आपका सिंबल चुनाव लड़ेगा। यहाँ पे सीटों की गिनती मुझे नहीं लगता वो बेईमानी होती है कहीं ना कहीं, और ना इस लेवल पे बात हो पाती है कि हम कहीं किसी पार्टी को दबाने की कोशिश करें, फिर तो गठबंधन ही संभव नहीं होगा। तो अगर तो रोहित देखिए, भाई, अगर राष्ट्रीय आप लोग लोकदल की 12 बातचीत सीटों के जैसे हो ऊपर रही तैयारी है, कर रहा है। ठीक है रोहित भाई, अगर आपकी बातचीत हो रही है जैसे जैसे अखिलेश यादव से बातचीत हो रही है, आप लोग हैं गठबंधन में, ऐसे आप अभी जैसे सीटों की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने कहा भाई जहां हम मजबूत है वहां से हम लड़ेंगे, लेकिन अगर बात यहां पर आ गई सीटों की ही बात हम कर ले, क्योंकि बिना सीटों के तो आप भी फिर पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहां पर बात की जाए सीटों को लेकर, अगर बात नहीं बनती है तो चलिए आप बीजेपी के साथ कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, लेकिन तो फिर क्या आप अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं आप लोग, अगर सीटों पर बिल्कुल, बात नहीं बनती है तो? राष्ट्रीय लोकदल सक्षम है, राष्ट्रीय लोकदल सक्षम है। राष्ट्रीय लोकदल राजनीति किसी के भरोसे थोड़ी ना कर रहा है। हम चौधरी चरण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं देश के, चौधरी अजीत सिंह जी कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो माननीय जयंत चौधरी जी आज दूसरी बार सांसद हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल किसी के भरोसे राजनीति थोड़ी ना कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल अपनी राजनीतिक दल चला रहा है और जनता की सेवा के लिए राजनीति कर रहा है। हमारे साथ जनता का जनमानस जुड़ा हुआ है, जनता का प्रेम हमारे साथ है। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी समरसता अभियान हम चला रहे थे, और माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं 1500 गांव के अंदर उन्होंने जाने का काम किया, और निरंतर वो जा रहे हैं। फेज 1 हमारा हुआ, उसके अंदर हमने देखा किस तरीके से जनता का प्यार उमड़ा, जनता की भीड़ उमड़ी, जनता हमारे साथ है। तो कोई भी राजनीतिक दल होता है तो वो अपने विचारधारा पे राजनीति करता है, अपने टर्म्स पे राजनीति करता है, और उसका अपना राजनीति करने का एक तरीका होता है। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। जब अलग अलग विचारधारा के अलग अलग एजेंडे के साथ राजनीतिक दल राजनीति करते हैं तब जनता का भला होता है। तो राष्ट्रीय लोकदल स्वयं सक्षम है, हर तरीके से सक्षम है, एक राजनीतिक पार्टी है और पुरानी राजनीतिक पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल के जो स्थापक थे चौधरी चरण सिंह जी, उन्हीं की विचारधारा से समाजवादी पार्टी बनी हुई है। तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में एक अच्छी केमिस्ट्री चलती चली आ रही है, और नीतीश कुमार जी एक गठबंधन की परिकल्पना कर रहे हैं जो पूरे देश में जो विपक्ष है, जो सामान्य विचारधारा का विपक्ष है, उसको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं उस गठबंधन का हिस्सा है। जो बैंगलोर में 17 तारीख को मीटिंग होने जा रही है उसमें माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। हम किसी के अधीन होकर राजनीति थोड़ी ना करते हैं कि हम किसी गठबंधन के मोहताज। राष्ट्रीय लोकदल एक राजनीतिक दल है, और जमीन के ऊपर जनता के साथ जुड़ा हुआ दल है, और जनता का प्रेम राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। लेकिन रोहित भाई, जैसे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं कि भाई गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया, गठबंधन बुलाया, लेकिन सब तो अलग अलग चल रहे हैं। ममता बनर्जी अलग चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल अलग चल रहे हैं, कांग्रेस अलग चल रही है। एक फार्मूला दे दिया गया, जिस फार्मूले को अखिलेश यादव भी ममता दीदी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन और नहीं मिला रहे हैं। फार्मूला दिया गया भैया, जो जिस राज्य से मजबूत है, क्षेत्र से मजबूत है, वहाँ के वो लोग आके सिर्फ चुनाव लड़े, वो लोग चुनाव लड़े, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। अब यहाँ पर ये कहा जाए कि सिर्फ अखिलेश यादव चुनाव लड़े, तो ऐसे में ये तो हो नहीं सकता। कांग्रेस तो चुनाव लड़ेगी, और आप भी ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी यहाँ से। तो ऐसे में आपको लगता है ये जो फार्मूला लेकर ये लोग चल रहे हैं, और अभी कई खटास हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं। सीपीआई में भी है, ममता बनर्जी टीएमसी में भी है। तो ऐसे में ये खटास तो दूर होने वाला नहीं है। तो इन खटासों को जब नहीं दूर होंगे तो फिर ये महागठबंधन का क्या मतलब रह जाता है?
देखिए एक बात समझिए, लोकतंत्र के अंदर 1:1 की परिकल्पना करना ही बेमानी। लोकतंत्र के अंदर अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ एक तरफ एक पार्टी होगी, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी होगी और वो दोनों आपस में लड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जनता का नुकसान है। लोकतंत्र के अंदर जब कई विभिन्न दल एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तब जनता उनमें से एक जो बेहतर विकल्प होता है उसको चुनने का काम करती है और उस पे कहीं ना कहीं विश्वास अपना जताती है। एक बात और समझिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक दौरा किया पूरे देश में, वो कुछ दलों से मिले, उनसे बातचीत उन्होंने की, उसके बाद ये बातचीत शुरू हुई है पटना से। पटना में जो 23 जून को जो मीटिंग हुई थी, वहां पे वो शुरुआत हुई थी। अभी ये जोड़ने की शुरुआत हुई है। 2024 का चुनाव दूर है, जब तक चुनाव करीब आएगा तब तक अभी कई दौर की मीटिंगें चलेंगी। डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ दल आएंगे, कुछ दल जाएंगे, कुछ लोग नहीं तैयार होंगे। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, जो मैंने आपको भी पहले भी कहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर जो व्यक्ति एग्रीड होगा उन टर्म्स एंड कंडीशन से, वही तो साथ में चुनाव लड़ेगा, वही तो सामान्य विचारधारा है। सामान्य विचारधारा के दल ही तो एक साथ आ पाएंगे। जिसकी विचारधारा हमसे विपरीत होगी या कोई पार्टी अपनी अलग एजेंडे को लेकर चल रही होगी और जो कि उस एजेंडे के साथ कंप्रोमाइज करने को नहीं तैयार होगी, तो वो तो गठबंधन में नहीं आ सकता, तो वो अपना चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। तो डेफिनेटली आप ये कह दीजिए कि नहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही, तो ऐसा तो नहीं है। वो भी 40-45 दलों का गठबंधन है और आप निरंतर देख रहे हैं कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी पार्टी, अभी देखिए महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने क्या किया कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है एनसीपी ने, और फिर एनसीपी में शरद पवार जी ढूंढ रहे हैं कि एनसीपी कहाँ है। नीचे से पूरी पार्टी ही लेके चले गए, जो भ्रष्टाचारी थे, जिनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, जिसके वो कह रहे थे तो इसी के महाराष्ट्र के खेल के बाद से ही तो सुगबुगाहट रोज भाई तेज हो गई थी कि विपक्ष टूट रहा है और ऐसे में जयंत भी जा सकते हैं। इसी महाराष्ट्र के खेल के बाद से ही सुगबुगाहट तेज हो गई थी। देखिए महाराष्ट्र की स्थिति अलग थी। वहां पे एक नारा दिया गया था कि अजीत पवार चक्की पी सिंह से उनको डिप्टी सीएम बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो चक्की तो पिसवा ही नहीं, पर डिप्टी सीएम की मलाई चटवा दी। राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, माननीय जयंत चौधरी जी जो पार्टी चला रहे हैं, जिस विचारधारा पे चला रहे हैं, वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है। हमारी पार्टी के अंदर चौधरी चरण सिंह जी स्वयं प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अजीत सिंह जी 4 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं और माननीय जयंत चौधरी जी दूसरी बार सांसद हैं। एक भ्रष्टाचार का छींटा नहीं है। हमारे ऊपर इनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स काम नहीं करती है। देखिए जो भ्रष्टाचारी होगा उसके ऊपर आपका दबाव काम करेगा, उसके ऊपर आपकी ईडी भी काम करेगी, आपकी सीबीआई भी काम करेगी, आपका अलग तरीके का दबाव भी काम करेगा। पर राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कोई दबाव थोड़ी ना है। हमारे ऊपर तो सिर्फ एक ही दबाव है, वो है जनता का दबाव। हमारे पास तो जनता की सेवा का ही सिर्फ विकल्प है कि जनता की सेवा जो करेगा हम उसके साथ हैं। हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो, हम चाहते हैं जब तक देश के गरीब का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और गरीब का विकास कैसे होगा? गरीब का विकास बातों से नहीं होगा, जुमलों से नहीं होगा, धरातल पे काम करने से होगा, किसान को उसकी एमएसपी देने से होगा। आप देखिए कितना फर्क है कि आप किसान को एमएसपी देते नहीं हो और सम्मान निधि की बात करते हो। आप हमारे सम्मान का हमको पैसा नहीं दे रहे हो, परंतु आप एक क्वार्टर में 2,000 रुपए दे के आप हमारे ऊपर एक वो एहसान लाद रहे हो कि साहब हमने आपको 2,000 रुपए दिए, साहब ये सम्मान निधि है। अरे भाई जो हमने मेहनत करके धरती का सीना चीर के जो हमने राशन पैदा किया है, कम से कम उसका सही कीमत देना, ये तो आपका काम है ना। आप बताइए अगर एक बिस्कुट का पैकेट मैं आपको दिखाऊं और उसके ऊपर 10 रुपए अगर एमआरपी लिखी हुई है, तो क्या वो आपको 9.5 रुपए में मिलेगा? दुकानदार आपको 9.5 रुपए में देगा वो पैकेट तो 10 रुपए में ही देगा ना। और वहीं पे अगर धान की एमएसपी 2,000 रुपए उत्तर प्रदेश में है तो 1,300 रुपए में कैसे बिक रहा है? और अगर हम उसके लिए कानून मांग रहे हैं कि एमएसपी के नीचे बिकने पे या कोई खरीदता है अगर एमएसपी के नीचे, तो उसके ऊपर एक कानून बना दीजिए कि वो दंड हो, वो अपराध की श्रेणी में आए, तो आप उससे भाग रहे हो। वहीं उद्योगपति का बिस्किट 10 रुपए अगर उस पर लिखा है तो 9.5 रुपए में आपको नहीं मिलेगा, पर आपने एक धान की एमएसपी घोषित कर दी 2,000 रुपए और वो आपका 1,300 रुपए में बिक जाता है। गेहूं की एमएसपी आपने घोषित कर दी, वो आपकी 1,200 रुपए में बिक जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा ना कि इसके लिए आपको किसान को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? आप एक कानून बना दीजिए कि एमएसपी के नीचे अगर कोई भी खरीद फरोख्त होती है तो उसके अंदर आपको
दंडनीय अपराध होगा, तो उससे वो किसान प्रोटेक्ट होगा आपका। तो आप किसान के हित में काम नहीं करोगे, आप जनता के हित में काम नहीं करोगे, और आप परिकल्पना करोगे कि राष्ट्रीय लेकिन लोकदल रोहित जैसा भाई, दल रोहित जिसके भाई, ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के बाद भी हाँ, एक छींटा नहीं है भ्रष्टाचार का, ठीक है तो रोहित भाई, उसको आप ओपी कौन से दबाव में राजभर लेके जो है, आओगे? ओपी राजभर जो है, वो कह रहे हैं कि भाई आप मायावती को लीजिए, जयंत चौधरी को भी साथ लाइए, सोनिया गांधी को भी साथ लाइए, तो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसे में मायावती को पीछे क्यों छोड़ दिया जा रहा है गठबंधन से, क्यों उनसे बात नहीं की जा रही है, और ओपी राजभर को भी क्यों दूर रखा जा रहा है? अब ऐसी सुगबुगाहट है कि तो ओपी राजभर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, मैंने बहुत सरल भाषा में आपसे एक बात कही कि जो गठबंधन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जो माननीय नीतीश कुमार जी गठबंधन तैयार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, उसके दूसरे दौर की बैठक अभी बेंगलोर में होने जा रही है, और अभी कई दौर की बैठक होगी। उसके बाद ये तय होगा कि कौन सा दल अंदर आएगा, कौन सा दल इस लेकिन रोहित भाई, गठबंधन में जो अभी दिख रहे हैं आपको। एक बार भी पूछा नहीं गया ना उनको, ना ही ओपी राजभर को पूछा गया, ना मायावती को पूछा गया है। बात तो यहाँ पर ये है कि आखिर वो भी तो विपक्ष में ही है। हाँ, ओपी राजभर जी ने अपनी विश्वसनीयता स्वयं खोई है। ओपी राजभर जी देखिए 2022 का चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से एक हमलावर तेवर दिखाया, और उनको कहीं ना कहीं सत्ता की मलाई चाटने का मन हो रहा था, इसलिए वह स्वयं गठबंधन से अलग हटे। तो ओपी राजभर जी ने अपनी जो छवि है उसको स्वयं ऐसा बनाया है कि जिसकी वजह से विपक्ष कहीं ना कहीं उनसे दूर दिखाई पड़ रहा है। आपको अपनी कहीं ना कहीं अपनी बात को इस तरीके से मजबूती से रखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि आपके ऊपर विश्वास किया जा सके। आप अगर विश्वास आपका खत्म हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। ओपी राजभर जी का मोटा मोटा स्थिति बिल्कुल साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ निरंतर फोटो वायरल हो रही हैं, उनके बातचीत हो रही है, वो स्वयं भी कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, जो उनके एजेंडे हैं, उसका समर्थन भी कहीं ना कहीं किया है। आपने देखा ही है, निरंतर आप लोग बयान चला ही रहे होंगे। तो ओपी राजभर जी जब एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी निष्ठा और आस्था जुड़ रही है, तो फिर हमारे साथ कैसे जुड़ सकती है? हमारे साथ नहीं, तो वो तो कहीं ना कहीं एक ही तरफ तो एक ही नाव पे तो पैर रखोगे ना। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो महागठबंधन में आने के लिए तैयार है, हमें कोई बुलाए तो सही, मायावती को कोई बुलाए तो सही, हम लोग को कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम लोग नहीं आ रहे। सर जल्दी से 10 सेकंड सर। अब उनका तो हर घंटे बयान बदलता है। अब हर घंटे बयान जब बदलता है तो 1 घंटे बाद वो उनको मोदी जी में आस्था दिखने लगती है, मोदी जी के काम अच्छे लगने लगते हैं। तो जिस व्यक्ति का हर घंटे अगर बयान बदल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर कैसे हम विश्वास करें? किस तरीके से हम उसको गठबंधन के अंदर लेके आए, आप खुद मुझे बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।